आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और आपको बताते चलें कि 80 और 90 का वो दशक जो कभी कश्मीरी भूल नहीं पाएंगे और कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं भूल पाएगा। आपको याद दिलाते चलें कि 80 और 90 के दशक में कुछ ऐसे दौर देखे हम लोगों ने जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही फिर वो हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, या वो आतंकी जो किसी के घर आते थे, महज खाना मांगते थे और उन्हें खाना न मिलने पे वो उन फैमिली मेंबर्स की हत्या कर देते थे, उनकी जान ले लेते थे। कई सारे पहलू, कई सारे दौर। आप बात कर ले 1947 से अभी तक की, कश्मीर कई मरहलों से गुजरा है, अच्छे, बुरे और बहुत बुरे। लेकिन फिर आया 2019 और हमने देखा कि किस तरह से जो हालात हैं यहाँ पर वो सामान्य और स्थिर हुए हैं। हमारे साथ एक आज ऐसे ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो हमें इस 80, 90, 2000 और उसके बाद आज के इस दौर से लेके जाएंगे। बहुत करीबी देखा है इन्होंने ये दौर। कई नामों से जाना जाता था इन्हें, रोमियो, रुस्तम और फिर जेम्स बॉन्ड। जी हाँ, हमारे साथ जो आज ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं इनका नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट। मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने अपने वक्त दिया। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये रहेगा हमारा कि 80 और जो 90 का दशक है, ये आपने किस तरह से देखा, क्या कुछ समझे आप? देखिए सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया मेरे को ताकि लोगों के पास ये बात पहुँचे कि असल हक़ाइक़ क्या है। ये जो खून खराबा हुआ पिछले 35 साल से, 36 साल से, इसके क्या वजूहात बने उस वक़्त, फिर कैसे ये चेंज होता रहा, कैसे ये आगे चलता रहा। मैं जी मुश्ताक अहमद असली नाम है मेरा। रोमियो भी बोलते हैं मेरे को, इशफाक भी बोलते हैं, रुस्तम भी बोलते हैं, और अभी लोगों ने मेरे को नाम दिया जेम्स बॉन्ड का। चलिए, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। असली कहानी शुरू हुई कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। ये 89 की बात थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। तो अचानक हमारे स्कूल में कुछ लोगों ने हथियार, छोटे हथियार दिखाने शुरू कर दिए। तो कश्मीरी ने कभी चाकू नहीं उठाया था। जब हमने ये पिस्टल विस्टल देखी तो बड़ा शौक़ हुआ कि हम भी यहाँ बेल्ट में रखेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी शौकिया रखना चाहते थे। कोई उस वक़्त ये नहीं था किसी मुल्क की दुश्मनी या किसी मुल्क की दोस्ती। एब्रप्टली कुछ धमाके हो गए दाएं बाएं, और कुछ लोगों ने बोला कि जिन्होंने ये 87 का इलेक्शन लड़ा था उनको हराया गया, उनको जेल में भेजा गया। कुछ लोगों ने ये बोला कि अभी जहाद का वक़्त आ गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान का वो थोड़ा सिनारियो चल रहा था। आप मफ़ की बात कर रहे हैं? हाँ जी। मफ़ इलेक्शन में कुछ लोगों को यहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनको हराया गया जानबूझ के। तो वो फिर बागी बन गए। पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज उठाया। पाकिस्तान ने बुलाया उनको अपने पास, उनको बोला कि तुम्हारा एक ही इलाज है, हथियार उठाओ। अगर वो पाकिस्तान जाने के बजाय, इस्लामाबाद जाने के बजाय दिल्ली जाते तो सलूशन निकल जाता। क्योंकि उन्होंने हथियार उठाया और यहाँ पर जो लोकल सियासत थी उनको भी हो गया कि ये हथियार उन्होंने उठाया, ये मारे जाएंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं एक्चुअल कहानी बताता हूँ आपको। तो उनको ISI ने फंसा के उधर ले लिया, वापस भेजा। उन्होंने यहाँ थोड़ा बहुत उथल पुथल शुरू कर दी। फिर लोगों को ये बताया कि देखो तुम्हारे वोट का कोई वैल्यू नहीं है। उधर अफ़गानिस्तान से वो झूठी कहानियाँ, बाकी चीज़ें, वो फिल्म के सेट चलाई, गाँव घर घर मस्जिदों में चलाए, प्रोपेगेंडा। तो एक प्रोपेगेंडा जिसके पीछे ISI बैठी थी, हमीद गुल बैठा था। उसने बिल्कुल सोचा कि अफ़गानिस्तान से अब ये लड़ाई शिफ्ट करूंगा इंडिया को के लिए, इंडिया के इलाके में, और इंडिया का नुकसान करूंगा। क्योंकि 71 के बाद
71 के बाद, मैं 3 बार बोलूँगा, 71 के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई इंडिया के साथ लड़ाई करने की, जिस तरह से उनको हार मिली थी। जिस तरह से उनको हार मिली है। और दुनिया का पहला वो सरेंडर, 1 लाख फौज का सरेंडर, और हमारे मुल्क का बड़ापन। अदरवाइज कोई सरेंडर नहीं लेता है, ना किसी ने लिया आज तक। ये हिस्ट्री में पहला मौका है। सरेंडर 1 लाख फौज हुई, तब भी उनको छोड़ दिया वापस बाकी चीज़ें, और पाकिस्तान को लगा फॉर एंड एवर अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा। अब क्या करूँगा? अब दूसरी लड़ाई करूँगा। वो जो उसके पास फोर्स था अफ़गानिस्तान में, जिनका पता ही नहीं डीएनए कहाँ के हैं, कौन है, क्या है, उनको ट्रेंड करके, पहले से ही ट्रेंड थे और ट्रेंड करके यहाँ का टेरेन समझा के उनको रेडी रखा था। शुरू में ये लड़कों को भेजा यहाँ। हम भी बड़े शौक से ये हथियार लाना चाहते थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल घर से था, हमारे घर में आना जाना था। ये असली टेररिस्ट कम आते थे, नकली ज़्यादा आते थे। वो फेरन के अंदर ऐसे वो ना कभी लठ रखते थे, कोई भी कुछ और चीज़, ऐसे पोज बनाते थे कि हम टेररिस्ट हैं। तो हम सब लोग उनकी खिदमत करते थे। खासकर मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर था और वो जाना माना मुखिया था, तो उसको ज़्यादा वो दबाते थे। अरे तू पॉलिटिकल आदमी है, तू दिल्ली वाला आदमी है, तू ये है वो है। तो मेरे को बुरा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये जो लोहा है मैं भी लाऊंगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से पैसे पूसे दे के मैंने अपने आप को सिलेक्ट करवाया। मैं निकला ये अपना कुपवाड़ा डूलीपोरा से सीधा अठमुकाम। तो आप यहाँ कुपवाड़ा अंदवारा साइड से गए थे? कुपवाड़ा डूलीपोरा हाँ, से डूलीपोरा त्रिगाम जी, त्रिगाम से। हाँ, त्रिगाम एरिया से। तो अगले दिन सुबह सवेरे हम पहुँचे अठमुकाम। बर्फ़ थी ज़बरदस्त। अठमुकाम पहुँचे, उन्होंने चाय पिलाई, पोस्ट वालों ने, आर्मी पोस्ट वालों ने चाय पिलाई सबको। और उसी वक्त जब उन्होंने वो ड्रामा करना शुरू कर दिया, मेरे को वही लगा कि ये अब स्टेज बन गया, हॉलीवुड का बॉलीवुड का स्टेज है। वही फिल्म वाला, हीरो रोएगा, हीरोइनी रोएगा, हीरोइनी की माँ रोएगी, वही मेरे को लगा। क्योंकि वहाँ पर शुरू से ही मैंने देखा, आते ही उन्होंने ऐसे लोग रखे थे सामने वेलकम करने के लिए, जो बिल्कुल हमारे को बोलते थे जहादू फिल्लाही हक्का जहादी ही, और ऐसा दिखा रहे थे। वो परफ्यूम ऐसी लगाई थी। कुछ लोग हमारे में से बोल रहे थे शायद ये जन्नत से आए हैं, जो बेचारे अनपढ़ थे, जिन्होंने कुछ नहीं देखा था। और आपको रिसीव वहाँ पे आर्मी ने किया था? पाकिस्तानी आर्मी ने किया है रिसीव, और चाय पिलाई। उसके बाद सुबह बसों में बिठा के इन्होंने हमको मुजफ्फराबाद भेज दिया। मुजफ्फराबाद जमा इस्लामी दफ्तर में हम आए, रोटी खाई। उस वक्त मेरे को एक और झटका लगा, जब इन्होंने हमको एक कैंप में रखा, अयूबिया कैंप नाम रखा, उसका 2-3 मकान उन्होंने रेंट पर लिए थे, उधर रखा। सुबह ये हमारे में से चुने हुए लड़कों को निकालते थे, बसों में बिठाते थे, जीपों में बिठाते थे और घुमाते थे। वो वहाँ लोगों को दिखाते थे, देखो हम उस कश्मीर की आज़ादी के लिए, जहाद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जिस तरह वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होता है, वही इस्तेमाल हमारा हो रहा था। आपको एज अ फेस प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये कश्मीर से देखो हम लोगों ने लाए हैं, जी, कश्मीर के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमको घुमा रहे थे, उधर इतना पैसा जमा हो रहा था। बाकी चीज़ लोग डोनेट करते थे, कुछ लोग बंदूकें डोनेट करती थी, कपड़े डोनेट करते थे। तो शाम को ट्रकों में सामान आता था, पैसा आता था। एक दिन हम गए थे यहाँ बाग मरी बाकी एरियाज़ में, तो वहाँ पर एक मेटाडार था हमारे साथ। इतने पैसे जमा हो गए कि उस मेटाडार में बैठने की जगह नहीं, हमको फिर दूसरी गाड़ी करनी पड़ी। तो मेटाडोर फुल हो गई पैसे से, पैसे, जेवरात, बाकी। और ये वहाँ के लोकल्स देते थे? ये लोकल्स दे रहे थे। उनको भी वही, जिस तरह यहाँ पर एक माहौल बना था सो कॉल्ड जहाद का, बिल्कुल उनको भी उसी मजहबी रंग में रंगा गया। वहाँ भी वही खेला गया। और जो अमान खान ने प्रो आज़ादी बनाई थी, वो
एक लीग बनाई थी, JKLF यहाँ भेजी थी, उसके फंड्स बंद कर दिए, लोगों में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी कि इस्लाम में कोई आज़ादी का तस्वुर नहीं है, इस्लाम में खिलाफत है, पाकिस्तान खलीफा है, कश्मीर को मिलाएंगे, बाकी मुल्कों को भी मिलाएंगे, अफ़गानिस्तान भी मिलेगा, एक खिलाफत बनाएंगे। ये वहाँ पर हम मुज़फ़्फ़राबाद में लगभग 1 हफ़्ता रहे हम। उसके बाद हमको इस्लामाबाद की तरफ ले जाया गया। वहाँ एक ही रात रहे, अगली रात ट्रकों में बिठा के, बेनज़ीर की सरकार थी और बड़े बड़े अफसर भी आते थे वहाँ। वो बोलते थे कि देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस है UNO में, बाकी जगहों पर, तो थोड़ा छुप छुपा के काम करो। हाँ, उन्होंने ट्रकों में बिठाया और जलालाबाद पहुँचाया, अफ़गानिस्तान जलालाबाद। 5-6 घंटे लगे हैं। तो वहाँ पर हमारी बेसिक ट्रेनिंग करवाई कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उन दिनों सोवियत रूस निकल गया था, बट वहाँ नजीब काबुल में बैठा था और नॉर्दर्न अलायंस उस तरफ बैठा था दूसरी तरफ। तो हमको इन्होंने हिज़्बुल इस्लामी गुलबदीन हिकमत यार के कैंप में छोड़ा। तो वहाँ से हमको बेसिक ट्रेनिंग दे के आगे महाज पर भेजा। महाज पर भेजने के बाद उन्होंने हमारे से 1-1.5 महीना ले लिया, वहाँ से फिर वापस बुलाया। पूरी ट्रेनिंग हमारी हो गई अफ़गानिस्तान में ही। और ट्रेनिंग किस तरीके की होती है? ट्रेनिंग हमने पूरे हथियारों की, बेसिक ट्रेनिंग तो इन्होंने जलालाबाद में ही करवाई, छोटे मोटे हथियारों की। आगे हम जब लड़ाई में गए हैं, वहाँ पर बड़े हथियार भी थे, एंटी एयरक्राफ्ट BM था, वो बड़े RPG 7, बाकी चीज़ें HMG वो चला रहे थे वहाँ। तो फिर हमने वो ना एंजॉय किया। जी हाँ, सीधी सी बात, जवान थे और बिल्कुल, इतनी ताकत हाथ में दी गई है, बंदूकें हैं, RPGs हैं, तो हमने एंजॉय किया। और कुछ लोग बेचारे इतना वो उनका ना वो उनका जो मैंने अभी बोला कि वो प्लेटफार्म ISI का प्लेटफार्म वहाँ भी था, वहाँ भी वो वही कुछ लोगों को लाते थे, वो फिर झूठी कहानियाँ सुना रहे थे, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर कोई मरा है उधर, उसके जेब से ये निकला, फिर वो मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक दिन हम ग्रेनेड थ्रो कर रहे थे ट्रेनिंग के दौरान ही, तो वो एक ग्रेनेड बंदे से हाथ से फिसल गया। वहाँ पर एक उनका ही वो ISI का ही उस्ताद था, वो ज़ख्मी हो गया। मैंने देखा उस वक़्त कश्मीरी बेचारे सीधे साधे, तो उस वक़्त उस जो ज़ख्मी हो गया ISI वाला, उसने ऐसी गेम खेली, उसने वो खून हाथ में उठाया अपना खून, और लड़कों को दिखाया, बोला ए अल्लाह गवाह रहना, मैं कश्मीर के लिए खून दे रहा हूँ। जो बेचारे सीधे साधे लड़के थे वो रोने लगे। हम कुछ लड़के थे हसास किस्म के, जो देख रहे एक्टिंग है, ये सब ड्रामा है, क्योंकि जहाद में 2 नंबरी है नहीं। तो फिर जब हम वापस आए, हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, तो एक और 2 नंबरी मैंने ISI की देखी, बहुत बड़ी 2 नंबरी, जो मैंने आज तक न सुनी न देखी, अपने मुल्क में कम से कम नहीं देखी। वो क्या? वो 2 नंबरी ये थी कि 90 में यही मई जून था, अप्रैल रोज़दरी थी शायद। हाँ, तो अमेरिकन कांग्रेस के कुछ लोग आए हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने उनको लाया POK में, मुज़फ़्फ़राबाद में। रातों रात एक स्टेज तैयार हो गया। एक गुजरवाली फैमिली, गुजरवाला एक ना इलाका खाली कर दिया, वहाँ टेंट भी लगाए, कोठे भी थे, बाकी चीज़ भी। उधर हम में से पढ़े लिखे लड़कों को ले लिया। और औरतें आई, वो हमारी बीवियाँ बनी, बच्चे आए। जब सुबह कांग्रेस वाले आए, अमेरिकन कांग्रेस, स्टीफन सोलाज मेरे को याद है इस वक्त भी, वो आए, उनके सामने हमको बोला कि तुम लोग रो लो, तुम लोग बोलो कि इंडियन आर्मी ने ये किया, मेरा भाई मारा, मेरा ये मारा। उन औरतों ने बोला मेरे साथ बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बिल्कुल स्टेज ड्रामा वो ISI ने करवाया। तो हमको बोला गया कि इस तरह, उससे मेरा 100% दिल उठ गया। मैंने कहा अगर ये जिहाद है, अगर ये धर्म युद्ध है, तो ये ड्रामा 2 नंबरी क्यों? ड्रामा क्यों? हाँ, तो ये चीज़ें देख के जब मैं फिर जुलाई में वापस आया,
कितना वक्त रहे आप वहाँ पे? मैं लगभग 6 महीने रहा। दिसंबर से जुलाई तक। हाँ, तो जुलाई में जब मैं वापस आया, 4 जुलाई। वापस कैसे आप, ये आपको बोला गया कि अब आपको वापस जाना है कश्मीर मिशन पे, या आप वहाँ से भाग के आ जी गए? जी 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 जब हम वहाँ कैंप में थे, उधर आर्मी ने ट्रेनिंग करवाई, चेलापांडी में, अम्बूर में आर्मी रोज़ फायरिंग करवाती थी, बाकी चीज़ें ये लाइट हथियारों की। उसके बाद हमको इधर केल सेक्टर में भेजा। केल सेक्टर हमारे जो गुलमर्ग है उसके अपोजिट में पड़ता है। तो वहाँ भेजा, वहाँ पर इन्होंने फिर ट्रेनिंग करवाई, रॉक क्लाइंबिंग, बाकी चीज़ें। तो उसके बाद शारदा भेजा, उसके साथ ही है वो। शारदा भेजा, शारदा से हमको बोला कि आप चले जाओ। तो हम थे उस वक्त लगभग 70-75 लड़के थे। हमारे साथ बिलाल लोधी अलबरक के कमांडर चीफ भी थे। हमको भेजा गया कि वादी में जाओ। और बाकी जो 100 लड़के थे वो पीछे ही रह गए? वो पीछे रह गए, कुछ मेरे से पहले ही निकल गए। हाँ, वहाँ पर भी वही चल रहा था। वहाँ पर भी वो पता कर रहे थे किसका क्या बैकग्राउंड है। जिसका जमाती बैकग्राउंड होता था उसको बड़ा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता था, उसको पैसे भी अच्छे मिलते थे। और जो हम कांग्रेसी, नेशनली, बाकी हमको ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा थे, इनको ज़्यादा हमको ज़्यादा भाव नहीं देते थे। तो हम कम ही वहाँ फीड कर पाए। हम बहुत मुश्किल में, लोग कभी कभी पैसे देते थे हमको, तो तंजीम वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हाँ, एक चीज़ ध्यान देते थे कि हमारे को तो आप एचएम के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थे। हमको रोज़ वो एक न एक मौलवी मिलवाते थे, जो मौलवी मन गढ़ंत, क्योंकि हम भी कुरान के पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, हमको भी ज़्यादा नहीं थे। तो वो हमको तरोड़ मरोड़ के ऐसे पेश कर रहे थे कि इमाम महदी पाकिस्तान से ही उठेगा, ऐसा बोल रहे थे कि जो दुनिया में ये अमन लाएगा, जो दुनिया में ये पूरी बुराई ख़त्म करेगा, ऐसा। और पाकिस्तान को वो एज खलीफा रिप्रेजेंट करते थे, ताकि हमारे दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत हो जाएगी। जो लड़के हसास थे, जिन्होंने देखा था, जिन्होंने पढ़ा, जो पढ़े लिखे थे, उनको समझ आ गया ये सब गलत है। और मैं भी जुलाई में वापस आया। जो ही मैं यहाँ आया, मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम घर पहुँचे। हम दोनों बददिल ही थे, वो भी पढ़ा लिखा था, वो भी एक अच्छे सियासी घर से था, हम दोनों बददिल थे। बट इन्होंने हमको आते ही बोला कि एक्शन करनी है। तो यहाँ आके आप जो एचएम के बाकी टेररिस्ट थे उनके साथ आप मिले पहले? बिल्कुल जी। तो अब उन्होंने आपको एक मिशन दे दिया? उन्होंने मिशन दिया कि अल्लाह, पुलवामा में उन्होंने बोला फायरिंग कर दो फौज के ऊपर। मैंने उनको बोला रेगुलर आर्मी के अगेंस्ट हम कैसे करेंगे, पहले थोड़ा हमको संभलने दो थोड़ा बहुत। उन्होंने माना नहीं, तो मैंने कुछ बीमारी का कर दिया बहाना, ये वो दिस एंड दैट। तो क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं मर जाऊंगा इसी उम्र में तो मेरे अरमान पूरे, रियली बता रहा हूँ, मेरे अरमान पूरे नहीं हो जाएंगे। अच्छा, वो मेरा दोस्त बोला कि 2 में से एक को जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्या करें। वो बेचारा गया, वो आया नहीं वापस, अभी तक वापस नहीं आया। आप समझ गए ना, वो एक्शन में मारा गया। और मेरे ऊपर वो लम्हा सबसे ज़्यादा, ये 36 ईयर्स में मेरे ऊपर सबसे बड़ा मुसीबत का लम्हा वही था, वो दोस्त। क्योंकि मैंने उसको 1000 बार मना किया, मैंने कहा ये क्या करेंगे, हमारे पास भी बंदूक है, इनके पास भी बंदूक है। उसने बोला नहीं, एक को हमको जाना पड़ेगा। और वो एक्शन में बेचारा गया। तो जब वो आया नहीं, मेरे लिए जहनी परेशानी हो गई, मैं अकेला हो गया। तो इन 6-7 महीनों में ये आपके दोस्त बने थे वहाँ पर? ये शुरू में ही मेरे साथ ही, शुरू से ही वो यहाँ से गए थे, फिर आके आप ही दो जब ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, उधर भी हम इकट्ठे थे। और फिर जब ये एक्शन में मारे गए तो आपको पता लगा उसी दिन या कुछ दिनों बाद? क्योंकि देखिए तब मोबाइल का तो दौर था नहीं। उसी दिन मेरे को पता लगा कि ये हो गया, क्योंकि जल्दी उन्होंने हैंड ओवर कर दिया वो बॉडी उसको पुलिस स्टेशन को। मेरे को जल्दी पता लग गया। और मेरे लिए वो लम्हा बड़ा मुसीबत वाला लम्हा था, क्योंकि उसके बाद मैं 6 महीने कुछ सोच ही नहीं सका कि मैं क्या करूं, सरेंडर करूं, इनके साथ ही जाऊं, क्या करूं। और उनको भी लगा कि इसको सदमा है इसका दोस्त का, वो भी ज़्यादा फिर प्रेशर नहीं करने लगे। वो भी मेरे को बोल रहे थे रिलैक्स करो, बैठो। तो मैंने घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। खासकर मैंने अपने चाचा को बोला मेरे को
सरेंडर कराओ, किसी एजेंसी से मिलाओ। मेरे चाचा के वर्ड मेरे को इस वक्त भी गूंज रहे हैं कि उसने बोला कि देख बेटा, हम एक सियासी घर के हैं, इस वक्त 5,000 6,000 मिलिटेंट एक्टिव है वैली में, अगर तू सरेंडर करेगा हमारा पूरा खानदान साफ हो जाएगा, मार दिए जाएगा, या हमको पंडितों की तरह भागना पड़ेगा। तो आप फैसला करो, अगर तू अकेला मर जाएगा हमारा पूरा खानदान बच जाएगा तो ये अच्छा है, या बताओ फिर हम चलेंगे यहाँ से, भाग जाएंगे जम्मू। मैंने बोला मैं कैसे सर्वाइव करवाऊँगा। उसने बोला करना पड़ेगा, अगर मरेगा तभी तो ठीक है हमारे लिए, कम से कम हम टेररिस्टों को बोलेंगे, मिलिटेंटों को बोलेंगे कि हमारे घर का भी एक गया है तो हम बच जाएंगे। अगर हम 40 बंदे बच जाएंगे, खानदान बच जाएगा, ये सेक्रीफाइस हम याद रखेंगे तेरी। तो आप समझ सकते हैं यही हालात मेरे ही घर में नहीं थी, ये और घरों में भी ये हालात थे, ये कश्मीर के कोने कोने में ये हालात थे। हाँ, एक चीज़ था कि ज़ोर था कि ये जहाद है, ज़ोर था रोज़ ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, ये कंपनी का चीज़ इस्तेमाल करो, आज शाम को ब्लैकआउट करो, कल हड़ताल करो। ये एक बिल्कुल एक सिस्टम बना था, इसका पूरा ISI उसको स्पॉन्सर कर रहा था, एक कैलेंडर बनता था बाज़ाब्ता। तो 92-93 तक मैंने बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे, वो मैं जानता हूँ कि कैसे मैंने दिन गुजारे। और उस बीच कभी आपने कोई ऐसे अटैक्स कैरी आउट किए हो? इस बीच भी इन्होंने, ये ज़्यादा सिविल किलिंग करते थे, इन्होंने 90 से 93 तक, 94 तक ज़्यादा सिविल किलिंग की। उसमें मेरे चाचा ने एक और बात मुझे को बताई थी कि अगर आपकी वजह से कोई सिविल भी बच जाएगा तो, वो मेरे से भी डर रहा था कहीं ये मुझे ही ना मार दे, कोई मिलिटेंटों से ये मेरा राज कोई लीक करेगा, बोलेगा मेरा चाचा मेरे को यही बता रहा था, और ये मेरे को भी खतरा है। मैं हालात ही ऐसे थे, और मैं ऐसा एक बेएतबार आदमी बन गया, क्योंकि जो आपके साथ अभी हो रहा था उस पे आपको ट्रस्ट डेफिसिट था कि अब किस पे भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए। यंग भी थे, बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, जब भी मेरे को पता लगता था इन्होंने हिट लिस्ट बनाई है 4 लोगों की, 8 लोगों की, मैं चुपके से चाचा को बोलता था उनको भगाओ। आतंकियों ने, हाँ, ये हिट लिस्ट बनाते थे, सपोज मानिए आप 4 से 5 कॉमन लोगों की। मैं बोलता था, जैसे मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने हिट लिस्ट बनाया। एक था हमारे इलाके में एक नामी गरामी, एक असेंबली मेंबर शुपियन इलाके का बेचारा, उसको मार दिया इन्होंने। उसको इन्होंने हिट लिस्ट बनाया, वो भागा हुआ था, उसको इन्होंने वापस बुलाया, तेरे को कुछ नहीं करेंगे, कसमें खाई। तो जब वो वापस आया उसको फिर शुपियन जामे मस्जिद के बाहर मार दिया। तो उस किस्म के लोगों का मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं। एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब मेरे चाचा ने उनको बताया कि शायद मिलिटेंट तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उन्होंने बोला आपका सोर्स कौन है? बोला वो। उनको मेरे पर भी भरोसा नहीं आया। बोला अबे अचम के बड़े कमांडर ने बोला कि कुछ नहीं होगा, KLF के बड़े कमांडर ने बोला, तो ये क्या? तो उस हिसाब से उन्होंने गफलत बरती, कुछ लोग मारे गए। जिन लोगों ने मेरी इस खबर को सीरियस ले लिया वो बच गए। तो वो भी मेरे ऊपर एकदम बोझ था कि देखो ये बंदा, मेरे को पता लगा था, मैंने बताया भी था इसको, कहीं कार्नर से मैसेज भेजी थी, फिर भी मारा गया, तब भी मारा गया। तो मेरे को ये गिल्ट रहता था। हाँ। तो लास्ट में 94 में मैंने 23 पंजाब के साथ रब्ता किया, उसमें मेरी रहनुमाई की लोगों ने। तब आप यही कश्मीर में ही थे जब आपका राबता हुआ उनसे? बिल्कुल। तो 23 पंजाब थी यहाँ पलटन, उन्होंने मेरे पर भी भरोसा किया। मेरा जो कांग्रेसी बैकग्राउंड था उसमें भी एक अफसर था जिसका कांग्रेसी बैकग्राउंड था, तो उसके साथ मेरी ज़बरदस्त केमिस्ट्री मिली। तो हमने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त भी उस अफसर ने भी यही बोला कि सरेंडर नहीं करना, अगर आप ओपन सरेंडर करोगे। हालांकि उस वक्त थोड़ा बहुत सरेंडर शुरू हो गया था, कुछ लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर लिया। तो उसने बोला अगर आपने देश के लिए काम करना है, मैं भी देश के लिए यहाँ आया हूँ, तो करेंगे। तो हम दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया, और मैं मिलिटेंटों के अंदर ही रहा, और मिलिटेंटों के अंदर ही रह के मैंने ऐसे काम किए कि ISI भी अपने आप को सर पर जूता मारती होगी
जो मैंने काम किए, क्योंकि मैंने उनकी पूरी वो मॉडस ऑपरेंडी मैं समझ गया था। वो मैं क्या करता था, मैं एचएम में रहा, मैंने किसी जगह शाम को फायरिंग करनी हवा में या दाएं बाएं, उधर 4 मुर्गे मारने, खून डालना, अगले दिन प्रेस नोट निकालना, मैंने 10 फौजियों को मार दिया। ये वो आईएसआई तो कभी ये पूछते नहीं थे कि बॉडीज कहाँ है या वो ना सब? ना 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 ना, वो तो मसला ही नहीं था। और आईएसआई को समझ ही नहीं आया तब तक, जब तक 98 में जल्दी आपको ये बताता हूँ, 98 वरना बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 98 में 99 में अप्रैल में मैं एक्सपोज हो गया हूँ, उनको पता लग गया आईएसआई के पास। यहाँ लोकल मिलिटेंटों के पास पेपर्स में निकाला उन्होंने। 27 अप्रैल 99 में कश्मीर के पूरे लोकल पेपर्स में पॉलिसी प्रेस नोट एचएम का आया, और पाकिस्तान के जो उनके इस्लामाबाद से अखबार निकलते हैं पूरे पेपर्स में मेरा आया, फोटो समेत, कि इसने जी धोखा दिया कि हुआ ये 90 से लेकर 98 तक 99 तक इंडियन एजेंसीज का काम कर रहा था, इसने धोखा दे दिया, इसको मार दो, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। आपके ऊपर 10 लाख का इनाम? 10 लाख का इनाम। इतनी देर 94 से लेके 98 तक आप ऑलरेडी अब खुफिया में डिस्ट्रिक्ट कमांडरी तक पहुंचा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडर में बना। क्या बात। और मैं बार बार गया भी वहां, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस दौर में आप फिर पाकिस्तान आ रहे थे, जा रहे थे? क्योंकि काम होता था कुछ। हाँ जाहिर जो सी मैं बात यहाँ है। जाहिर नहीं कर सकता, बिल्कुल समझ सकता हूँ जी। तो कुछ काम होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने देख लिया कि ये ना ये जहाद है ना ये कुछ है, ये बस एक बहकावा है। मुझे और मेरे कश्मीरी भाइयों को एक सोची समझी साजिश के तहत कुरान को गलत माने निकाल के हमको फंसाया गया, हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी गई। अब मैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करूंगा जिन्होंने हमारे इस वादी को जहन्नमज़ार बनाया। तो यहाँ पर फिर जब अब ये 90 का दशक चल रहा था, हमने देखा कि कई सारे ऐसे जो अफगानी टेररिस्ट, जिन्हें हम फॉरेन टेररिस्ट कहते हैं, उन लोगों का भी आना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। भले ही फिर आप वो मस्तगुल की बात कर लें या बाकी लोग जो थे, साथ ही साथ कुकपरे जैसे लोग भी खड़े हुए। वो दौर जो है जब यहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट का काफ़ी ज़्यादा आना था, और जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट था उनको यहाँ पर, उस दौर को कैसे देख रहे हैं? उस दौर में क्या कुछ कर रहे थे आप? पहले मैं 92 की बात बोलता हूँ कि मस्तगुल वाला एपिसोड। मस्तगुल अनंतनाग एरिया में एक्टिव था, अपने लड़के साथ थे उसके, 13-14 पाकिस्तानी थे, खैबर पख्तून और अफगानी भी थे। तो उन्होंने हडम मचाया पूरे अनंतनाग में। उन्होंने एक मजहबी स्कॉलर काजी निसार को भी शहीद कर दिया। और अगले दिन उसी एचएम ने प्रेस नोट निकाला कि ये इंडियन एजेंटों ने मारा, जबकि वो मस्तगुल ने मारा और मस्तगुल की पार्टी ने मारा। उसने जन्म दिया अनंतनाग में इख्वान को, क्योंकि उसके जो मुरीद थे, उस मजहबी स्कॉलर था, इलेक्शन लड़ा था उसने, बहुत अजीम शख्सियत थी। तो उसको जब इन्होंने मारा, इसको इसीलिए मारा क्योंकि वो भी इसको जहाद नहीं समझता था। और उस मस्जिद को ये कब्ज़ा करना चाहते थे, जो अनंतनाग की जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, उसको ये कब्ज़ा करना चाहते थे, वहाँ अपना मौलवी लगाना चाहते थे, ताकि फिर आगे वो मौलवी जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहे। बिल्कुल सर, जिस तरह मौलवी फारूक को इन्होंने मारा। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, किसी सियासी लीडर ने पिछले 36 साल में ये नहीं बोला होगा निसार काजी और मौलवी उमर फारूक को दहशतगर्दों ने मारा। ये मेरे को दुख है अंदर से, मुझे शिकायत है अपने सियासी लीडरों से, क्यों नहीं बोला उन्होंने। सियासी मजबूरी में मानता हूँ, बट खून, ये दहशतगर्दी और ऐसे लोगों का मरना बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। एक ऐसा बंदा खड़ा होने में सदियां लगती है, जो कौम को रहनुमाई करते हैं, बाकी चीज़ करते हैं। डॉक्टर गुरु, हार्ट स्पेशलिस्ट, आज तक किसी ने बोला इसको दहशतगर्दों ने मारा। देखिए, दिल्ली से प्रेस नोट आएगा, दिल्ली से कोई बोलेगा, दिल्ली से मीडिया में आएगा कि दहशतगर्दों ने ये काम किया। मैं चाहता हूँ
कि ये यहाँ से ही शुरू होना चाहिए, आवाज़ यहाँ से उठनी चाहिए। अगर आवाज़ यहाँ से उठेगी, हालांकि माशाल्लाह मैं खुश हूँ 2019 से शुरू हो गया, हम आएंगे उस पर जी। तो जब उनको मारा उसके बाद वहाँ पर लोकल एचएम में बगावत हो गई। कुछ लोगों ने इखवान ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने बोला ये मस्तगुल ने गलत किया और मस्तगुल को वहाँ से भगाया। मेरे को पूरा पता है क्योंकि उस वक्त मैं एक्टिव था खुद। मस्तगुल को वहाँ से भगाया गया, उसको बोला गया कि तू वापस जा, तूने यहाँ फितना फसाद फैलाया, तूने इस मौलवी को मारा, तेरे लिए ये जगह ठीक नहीं है। और वो भाषा उर्दू बोलता था, वो पश्तो भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था। कश्मीरियों से समझ नहीं कश्मीरी उसको समझ नहीं आती थी। उनमें 2 लोग थे जिनको थोड़ा थोड़ा समझ आता था, तो उनको भगाया गया वहां से। वो उनको भी कश्मीरी पे भरोसा नहीं था। कश्मीरी टेररिस्ट जो अगर उनके साथ भी उठते बैठते थे उस पर उनको यकीन नहीं होता। टोटल अनंतनाग में इनका बिल्कुल आपस में फायरिंग भी हो गई। अच्छा, आपस में जालगाम में एचएम लोकल और मस्तगुल वाला एचएम आपस में फायरिंग भी हो गई। इन्होंने छुपाया, इसको निकाला नहीं बाहर, और बाकी तंजीमों ने भी प्रेशर किया कि इनको भगा दो, इन कातिलों को यहाँ से। अब जो हुआ सो हुआ, इनको भगा दो। इनको जब भगाया गया, ये मेरे इलाके में आए पुलवामा में। इन्होंने बोला हम यहाँ 4 दिन बैठना चाहते हैं। मैंने कहा ऊपर से ऑर्डर्स है, नो। और मैंने अपनी एजेंसीज को बताया कि ये शायद एलसी क्रॉस कराएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ से करेंगे, इनको ठोक दो या इनको जिंदा पकड़ो, इनको मीडिया के सामने लाओ। हमारा यही प्रोग्राम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे इलाके से निकले, ये बड़गाम इलाके में घुसे, चारी शरीफ में। ये वहाँ तैयारी कर रहे थे कि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे या ये करेंगे। पीछे से आईएसआई ने बोला कि उनको ठुकवाओ। अगर ये यहाँ वापस आ गए तो, अगर ये पीओके में आ गए, जो उनका अजाब कश्मीर है, लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, मैं बोलता हूँ अजाब कश्मीर, वो बेचारे अजाब में है। तो अगर ये वहाँ पहुँच गया, ये जो हमने बनाया ये स्टेज, ये जो हमने ये यहाँ नैरेटिव पैदा किया कि जहाद वहाद, इसका धुआं निकलेगा, क्योंकि ये आके हकीकत कह देगा। ये आके हकीकत बोलेंगे, कश्मीरी मिलिटेंट क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये मसला हो जाएगा। तो इनको बोला कि हम तुम्हें, आईएसआई वाले गए वहाँ चारी शरीफ में, उनको बोला हम तुम लोगों को लॉन्च करेंगे वापस। तब जाके मस्तगुल ने सेट पर मैसेज डाली कि हमारे पास एमिनेशन नहीं है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमको मार देंगे, हमको जिंदा पकड़ लेंगे, तो फिर क्या करोगे? हम एक एक जगह दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर हम थे। तो जल्दी जल्दी एचएम और बाकी तंजीमों ने और आईएसआई ने उनको एमिनेशन भेजा। उनको लगा कि अब चारी शरीफ में इसको बनाएंगे दूसरा मसला। जब वो बैठे वहाँ, अकार्डन हुआ, मसला हो गया, वो निकल गए वहाँ से, क्योंकि टेरेन ही ऐसा था और लोगों सिविल डैमेज को बचाने के लिए गोलियां नहीं चलानी पड़ी उस तरीके से, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होनी थी। तो वो निकल गए और उनको एलसी क्रॉस करवाया गया। सब आईएसआई की मदद से हो रहा था। बिल्कुल उसमें बिल्कुल उस वक्त उनको यहाँ से बिठा के उधर पहुँचा दिया गया, और सीधा जो ही वो एलसी क्रॉस हो गए, उनको सीधा आईएसआई ने अपने सेफ हाउस में ले लिया। उसके बाद उनको बताया गया कि अब तुम लोगों को हम ब्रांड बनाएंगे कि तुम लोग चारी शरीफ से निकल गए हैं, तुम लोगों का वही, वो जो उनका प्रोपेगेंडा है वही करेंगे तुम लोगों को। अदरवाइज अगर आप लोगों ने असलियत बताई, तुम लोगों के खानदानों को मारेंगे, तुमको भी मारेंगे। तब जाके मस्तगुल को आईएसआई ने वहाँ टेररिज्म का ब्रांड बना दिया। घर घर वो घूमा, गाड़ियों में घूमा, तकरीर किए, उससे और इनको पैसे जमा हो गए और बाकी हमदर्दियाँ मिली उनको। और उसके बाद मस्तगुल को बोला छुप जाओ, चुप। हाँ, और तुम चुप रहो, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। तब से चुप है, कोई आप नहीं देखोगे उसका, तो हो गए मस्तगुल वाला चैप्टर। और साथ ही साथ बस मुख्तसरन जोड़ना चाहूँगा कि हमने देखा इसी तरीके के फिर और भी हादसे हुए। अब मैं याद आ रहा है हज़रत बल दरगाह, वहाँ पर भी आतंकी कई दिनों के लिए रुके,
फिर वहाँ पे जो गलाजत होती है वहीं पे होती थी, सब कुछ गंदगी भी, वो वॉशरूम्स भी वही अंदर यूज़ करते थे। और उस टाइम पे भी आपने देखा किस तरीके से हज़रत बल पे जो फिर बाद में उनको इवैक्यूएट कराना पड़ा। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बस जानना चाहूँगा, कौन थे? देखिए सर, हज़रत बल को ज़्यादा स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट और लिबरेशन फ्रंट ने यूज़ किया, ओके, क्योंकि हमारी सियासत का मरकज़ रहा है हज़रत बल बिल्कुल। 1947 से। जब हमारे किसी सियासी लीडर को भी लेक्चर देना होता है तो वहाँ ही उसको भी अपना एडवर्टीजमेंट करना, तो मिलिटेंटों को लगा, उन्होंने सबसे पहले वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हटाया। तो यहाँ पर अब ये सारा दौर चल रहा था, एक ही पैरेलल वर्ल्ड थी, साथ ही साथ यहाँ पे सियासत भी चल रही थी। आप 87 के मफ के हारने की बात करें, सईद सलाउद्दीन हबा कदल से हारे, बैकलैश हुआ और उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एनसी का भी दौर चला, गवर्नर राज भी आया, उसके बाद फिर एनसी आई, फिर बीच पे पीडीपी भी आई। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये पैरेलली इन हालातों को किस तरह से देख रहे थे, इनका रुझान किस तरफ था और किस तरीके से हैंडल कर रहे थे सिचुएशन? देखिए सर, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कुकपरे की। उसने बोला, उसको जब बताया गया कि देखो इतने मिलिटेंट एक्टिव है, ये है वो है, उसने बोला मरना तो मरना ही है, क्यों ना इज्जत से मरे। कुकपरे पहले खुद भी आतंकी थे, खुद भी आतंकी था, फिर उन्होंने सरेंडर किया, बिल्कुल, उसके साथ भी जाती, फिर वो पुलिस के लिए, आर्मी के लिए काम करने लगे, उसके साथ भी जाती हुई। मैं मस्तगुल के बाद अब कुकपरे की पर आता हूँ, बिल्कुल, फिर मैं ये आपका ये बिल्कुल, सियासी बिल्कुल, पॉइंट। बिल्कुल। तो उसने वहाँ भी लोगों को जमा किया, सताए हुए लोगों को जमा किया। यहाँ पर रिसिप्ट बेचते थे, किसी भी तंजीम का रिसिप्ट 50,000 लाख, किसी आम आदमी डोनेशन, किसी भी आदमी को, हमारे घर पे रिसीट आ गया 1 लाख का, हमें दे देना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुकपरे भी बिल्कुल मिलिटेंट था, वो भी सताया गया, उसको भी बताया गया कि तू फेवर करता है सियासी लीडरों को, तू फेवर करता है किसी सियासी वर्कर को, उसको भी बहुत तंग किया गया। तो उसने बगावत की, उसने बोला नहीं, मरना तो मरना ही है, तो क्यों ना इज्जत से मरेंगे। उसने अपने लोगों को जमा किया, उसने बिल्कुल साफ किया वो इलाका, उसने सरेंडर लिए, उसने जिसने सरेंडर नहीं किया उनको मार दिया। नॉर्थ कश्मीर, स्पेशली हाजिन, सोनावारी, सुंबल, ये सब इलाके। जायद शाह था उसके साथ, बड़े बड़े कमांडर थे उसके साथ, बढ़िया काम उन्होंने किया। एक फयाज भी होता था उनके साथ, फयाज भी, तो बढ़िया काम किया उन्होंने भी बिल्कुल। कोई ये नहीं कि हम बोलेंगे कि उन्होंने भी एक आईएसआई की पॉलिसी के खिलाफ बगावत की। और ये एचएम को और जेकेएलएफ दोनों आतंकी जिनके थे, इन गुटों के, उनको मारते थे, और साथ ही साथ जो बाकी आतंकी गुट भी थे। देखिए कि कोई पर्टिकुलर आतंकी गुट था जिसपे कुकपरे का इख्वान अटैक करता था। देखिए सर क्या हुआ, जब इन्होंने पीओके में अमान खान के ऊपर प्रेशर किया कि तू बंद कर ये दरवाज़ा, ये आज़ादी कुछ नहीं है, इन्होंने यहाँ से एचएम ने बाकी तंजीमों के ऊपर केएलएफ, इख्वान, ये स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, इनके ऊपर शुरू कर दिया। तो कुकपरे की जो पार्टी थी वो बिल्कुल रेडिकल को वो हटाते थे, रेडिकल को वो जीने नहीं देते थे, और जो बिल्कुल वापस आना चाहते थे उसको अपने साथ ज्वाइन करवाते थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और उन्होंने ही जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भाग गए थे 90 में, जैसे मैं भी भाग गया 90 में, तो जब मेरा वज़ीर आला भाग गया तो मैं भी भाग गया। तो यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी। आप बात करें जब वो लंदन चले गए थे? जी, मैं 90 की बात कर रहा हूँ। तो कुकपरे वो शख्सियत है जिसने फारूक अब्दुल्ला को वापस लाया। हालांकि उस वक्त अगर कुकपरे चाहता तो वो खुद सीएम बनता यहाँ, और वो खुद यहाँ किसी और को नहीं आने देते, और फारूक अब्दुल्ला खुद भी तैयार नहीं थे यहाँ आने के लिए। हिम्मत अगर उसको दी किसी ने, वो कुकपरे ने दी। और यहाँ पर 96 में इलेक्शन हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा बन गए यहाँ। बिल्कुल गांव इतने थे ज़्यादा कश्मीर में, ये 6 सालों में लगे थे कि उनको रातों रात नहीं भर सकते थे।
बट मैं यही बोलूँगा दोबारा कि कोई वो लीडर हमको नहीं आया कि जो ये बोलता सेपरेटिस्ट को भी बाकी लोगों को भी, आ जाओ सब मिलके ये गांव भरते हैं, ये गांव फिर से बसाते हैं, ये गांव फिर बसाते हैं, ये घर फिर बसाते हैं। देखिए सर, जो इनोसेंट लड़का 18-19 साल का जिसको पता नहीं था जहाद वहाद वट और क्या है ये क्या नहीं है, गया मारा गया, उसके घर को नुकसान हो गया। कोई मुखबिरी के नाम पर मारा गया, उसके घर, वही घर, उसका घर ही जानता है क्या जख्म लगा उनको। हाँ, पर्सनल रंजिशें भी थी, बिल्कुल, जमीन का झगड़ा है, जमीन का तो किसी झगड़ा, आतंकी जो हमारे घर पे खाना खा के गया है, हमने आपको पैसा दे दिया और कहा ये हमारा पड़ोसी है, जमीन का मसला है, इसको मार दीजिए। बिल्कुल सर, मैंने खुद देखा जब मैं एज मिलिटेंट चल रहा था, जिस घर में हम खाना खाते थे वो फिर बोलता था निकलो शाम को निकलो, चोरी चोरी निकलो। हम बोलते थे क्यों, ये मेरा पड़ोसी है ना, ये इंडियन है। एक्चुअली उसको टारगेट था वो पड़ोसी, बस अब इंडियन नाम लगा दिया तो इजी हो जाएगा मारना। ये लड़के बेचारे जज्बाती टीन एज है, इनका कोई वो नहीं है तो कर दो। बट एक चीज़ है जो मैं आपको कहता हूँ सर, मस्जिद से ये शुरू हो गया, ये तनाज़ा मस्जिद से शुरू हो गया। मस्जिद का सहारा लिया इन्होंने, मस्जिदों से नैरेटिव और प्रोपेगेंडास चलाना, ये सहारा ले लिया इन्होंने, गलत तरीके से बंदूक के नोक पर ले लिया इन्होंने सहारा। मैं चाहता हूं कि मस्जिदों से ही इसका अंत हो जाए, मस्जिदों से ही इसका जनाजा निकल जाए। ये खून खराबा कि जो अमन वाली बादशाह मस्जिद में थी वही पूरी दोबारा होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर आगे का दौर देखें तो फिर आया लगभग 2000, 2001, 2, तो हमने देखा कि हालात जो हैं वो थोड़ा सा सामान्य, थोड़ा सा स्थिर होना शुरू हुए। हालांकि हादसे होते रहे लेकिन दौर जो है सामान्य और स्थिर रहा। फिर मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा कि फिर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर से प्रोएक्टिव हो गई, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़। भले ही तब तक पीडीपी का भी जन्म हो चुका था 99 में, साथ ही साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो थे ही थे। उन सब का क्या परसेप्शन था, उन सब का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा कि आतंक को यहां से इरेडिकेट किया जाए, या उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल वेंडेटाज के लिए इस टेररिज्म को कैसे इस्तेमाल किया? देखिए सर, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा पहले। 97 तक जब यहाँ सरकार बन गई, 96 में, 97 तक, 98 तक पाकिस्तान ISI और जो वहाँ टेररिस्ट बैठे थे उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। में हो गया। अच्छा, मेरे को याद है एक कमांडर था, वो मारा गया। उसने वहाँ पर एक ISI की कॉन्फ्रेंस थी, उसने बताया कि तुम लोगों ने बोला कि गन लेके जाओ कश्मीर, हम भी आ रहे हैं, तुम कब आओगे? उस पर हम फिल्म भी बनाएंगे, तुम कब आओगे? ये पाकिस्तान आर्मी ने 90s में बताया, 80s के लास्ट में बताया कश्मीरियों को, सलाउद्दीन को, एंड पार्टीज, आसन डार को, मकबूल इलाही को, एजाज डार को, शमसुल हक को, इनको बताया कि तुम लोग ये बंदूक वहाँ पहुँचा दो, हम आ रहे हैं, तुम कश्मीर लेके पहुंचो हथियार, हम लोग पीछे से आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी GHQ में, रावलपिंडी में, तो वहाँ पर बड़े बड़े मिलिटेंट कमांडर थे। उन्होंने बोला साजन तुम कब आओगे, कश्मीर ख़त्म हो गया, फारूकुल्लाह ने सरकार बनाई, मिलिटेंट मर रहे हैं, लोग खबर दे रहे हैं, लोगों को पता लग गया कि ये क्या है। तो पाकिस्तान में मुशर्रफ था, उसने प्रोग्राम बनाया करगिल का, 99 की बात। हाँ सर, उसने प्रोग्राम बनाया करगिल का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि हम मिलिटेंटों को दिखाएंगे देखो पाकिस्तान फौज लड़ रही है तुम्हारे लिए। एक आध जुड़प करेंगे, 2-4 दिन चलेंगे, उसके बाद मिलिटेंटों को भी खुश करेंगे, बाकी चीज़ भी। वो उनका प्रोग्राम चला नहीं, क्योंकि हमने शहादतें उठाई बट हमने 1 इंच नहीं दिया, उनका प्रोग्राम फेल हो गया। जबकि पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के बंदे सिविल ड्रेस में लड़ रहे थे, मेरे पास एविडेंस है उसकी। तो जब वो प्रोग्राम फेल हो गया, करगिल ऑपरेशन विजय वो हो गया ख़त्म, तो उसके बाद उनको उल्टी गिनती शुरू हो गई मिलिटेंटों की, ये वो दिस एंड दैट।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर हुर्रियत को ज़्यादा फंड्स देने शुरू कर दिए। उन्होंने उसी टाइम इन्होंने स्टोन पेल्टर्स, ये जो बाकी लोग, इनको फीड करना शुरू कर दिया 2000 में ही। जो ही 2008 आया, 2008 आया, एजिटेशन शुरू हो गई अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड लैंड रोक को लेके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें एनसी की हुकूमत थी तब उसी ये साल पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत थी। हाँ, और बस वो खत्म हो रही थी और उसके बाद फिर 3 साल मुफ्ती सईद साहब ने हुकूमत और की, 3 साल आज़ाद। अभी आज़ाद साहब का टर्नओवर शुरू हो गया था। 3 साल तो इन्होंने श्राइन बोर्ड वाला इशू बनाया। श्राइन बोर्ड इशू के ऊपर इन्होंने क्या किया, हुर्रियत को मौका मिला, उन्होंने अपने सेल्स को एक्टिवेट किया। फिर वही 90 वाला जहाद, तुम्हारी ज़मीन खा रहे हैं, ये हो रहा है, फ़लस्तीन हो रहा है, वही नैरेटिव उन्होंने दोबारा चलाया। तो एजिटेशन उठ गई। उसमें जो बंदूक पाकिस्तान आईएसआई ने भेजा, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो हमारे फोर्स के साथ नहीं लड़ सके, कुछ नहीं कर सके। बट जो ये पत्थरबाजी, हमारे लोगों ने पत्थर के खिलाफ गोली नहीं चलाई, तो एक पाकिस्तान आईएसआई के पास एक पॉइंट बन गया। देखो, ये एजिटेशन उठ गई, इससे ज़्यादा नुकसान हो गया। जितना हम 90 से लेकर 98 तक नहीं कर सके, तो 2000 तक नहीं कर सके, 2008 में हमने वो किया। इस एजिटेशन की वजह से नुकसान हो गया, जान माल, प्रॉपर्टी, बाकी चीज़ें। तो इन्होंने 2008 में अपना जो बजट था उसमें 3 गुना इजाफा किया पाकिस्तान आईएसआई ने हुर्रियत के लिए। और हुर्रियत ने हर गांव में यूनिट खोले कि हम सियासत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, बाकी चीज़ें। पैसा यहाँ के हुर्रियत लीडर्स को आ रहा था, पैसा दबा के आ रहा था। जबकि जो मरे थे टेररिस्ट, उनके घरों के लिए भी 5-5, 10-10 लाख रुपया आया उनके नाम पर, नहीं मिला उनको। वो भी ये लोग खा गए। उधर भी उन्हीं लोगों को मिला जिनका रजिस्ट्रेशन था, जिनके जमा इस्लामी का साथ था, और रेडिकल जमा इस्लामी। मैं 2 जमा इस्लामी बोलता हूँ आपको। जमा इस्लामी में तब भी 2 थे। उसमें कुछ लोग थे जो अमन चाहते थे, जो ये लड़ाई नहीं चाहते थे, बट उनको दबाया गया अंदर। तो रेडिकल वालों ने दबाया। तो जो पैसा आया खरबों में, अरबों में, वो उनके पास नहीं पहुंचा। भले ही कोई टेररिस्ट मर गया पाकिस्तान के नाम पर, उसके नाम पर जो पैसा आया वो भी खा लिया इस हुर्रियत ने, और ये जो मैनेजमेंट बॉडी इनकी थी। तब 2010 हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज ने दोबारा वही किया कि चलो कहाँ दिल्ली को खबर लगेगी, हम अपना उल्लू सीधा करेंगे। 2008 में भी किया, अब 2010 में भी किया। मैं जल्दी बताता हूँ। फिर 2016 आया। 2016 में भी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज ने गुलामी की हुर्रियत की। मैं बोलूँगा गुलामी। पता नहीं किसी एजेंसी के पास होंगे वो खत जो पॉलिटिकल वालों ने हुर्रियत वालों को लिखे, ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो। जबकि अगर कोई सेपरेटरिज्म बोल रहा है, उसके साथ उसी लैंग्वेज में पेश आओ। तो 2016 में हमारा फिर नुकसान हो गया। हमारे जवान मारे गए, पत्थर लेकर लड़के निकले, वो मारे गए। 2010 में भी वही हो गया। इन्होंने इसका खूब एडवांटेज ले लिया, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, कभी इस पार्टी ने उस पार्टी को इल्ज़ाम दिया, कभी उस पार्टी ने इस पार्टी को इल्ज़ाम दिया। मैं सबों को इसी में देखता हूँ। इन्होंने ये नहीं किया कि मिल बैठ के हुर्रियत वालों को भी बोलते आ जाओ, अरे यार क्यों ये जवान मर रहे हैं, ये क्यों पत्थर उठा रहे हैं। तो वो नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल इन्होंने देखा ये तंदूर गर्म है, रोटियां सेकेंगी। ऊपर वाले को पता नहीं किस माँ बाप की दुआ लग गई, दिल्ली को पता लग गया ओरिजिनल मसला क्या है। 2019 आया, 2019 आया। 2019 के बाद अब मेरे को बताइए कौन पत्थरबाज मर गया, किसने पत्थर उठाया? क्या ये काम जो 2019 के बाद हुआ, क्या ये काम 2008 में नहीं हो सकता था? 2010 में नहीं हो सकता था? 2016 में नहीं हो सकता था? 95 में, 2000 में, कभी भी हो सकता था। 90 में नहीं हो सकता था?
मैं पढ़ रहा था, मेरा उज्जवल भविष्य था, मेरे घर में 5 गैजेटेड अफसर थे, मैं भी गैजेटेड अफसर बन जाता, मैं भी कहीं जाता। मैं यही कहता हूँ कि मैं बचपना में उधर गया, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला था नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ। अगर हमको रोकते तो मैं भी जो मैंने काम किया इससे बढ़कर काम करता। ये इस देश का बड़ापन है कि मेरे को फिर 2003 में डायरेक्ट इस फौज में लाया, 2005 में मेरे को जूनियर कमीशन अफसर बनाया और 2021 में मैं रिटायर आया एज। अब मैं इस सवाल पे आना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ कि इसके बाद हमने देखा कि कई सारे और दौर आए, जैसा आपने 2016 कहा, बुरहान का वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद चीज़ें चलती गई। 2019 जब आया, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कहीं ना कहीं ताकि हम इंटीग्रेट हो पाए, ऐसे सेंटर का कहना था। और जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि हमसे हमारे हकूक छीने गए हैं। उसके बाद हमने देखा पिछले 5 से 6 साल में यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, और जैसा आपने दुरुस्त फरमाया अभी कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जो पहले लिए जा सकते थे, नहीं लिए गए। हाल ही में आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा बारामूला गए थे और वहाँ पे 40 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आतंक के विक्टिम है, जो टेरर विक्टिम्स थे, उनको नौकरियाँ दी गई। आने वाले वक्त में ऐसा और भी होने वाला है और कई सारी नौकरियाँ मिलेंगी। तो जो ये टेरर विक्टिम्स रहे, जैसा आपने कहा कि आय से अगर पैसा भेजता था हुर्रियत, यहाँ वो पैसा भी आगे नहीं पहुँचाता था इन फैमिलीज़ को। फिर हमने देखा कि हुर्रियत या यही जमात जो है, जमात कहेंगे हम, जमात इस्लामी, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए और आज कई सारे जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है यहाँ पे। कभी सोचा था आपने 90 में ऐसा होगा? ये कहते हैं ना, नामुमकिन बात थी। 2019 के बाद आप देखोगे बहुत से लोग अब बोलते हैं, अगर किसी जगह ये किसी बिहारी मजदूर को भी मारते हैं तो बहुत से लोग हैं जो खुल के सामने आ गए कि ये दहशतगर्दों ने काम किया। अगर यही काम पहले से शुरू होता तो कब का ये दुकान बंद हुआ होता। जिस तरह 19 के बाद इन दुकानों पर ताले लगे, जैसे 19 के बाद इन दुकानों का सौदा बिका नहीं, ये पहले भी हो सकता था। लोग सामने आ गए, मेरे को नहीं लग रहा था कि हो जाएगा, बट इस देश के ऊपर ना एक पता नहीं क्या है, कौन सा आशीर्वाद है, क्या है, तो जिसकी वजह से हम फिर वापस आते हैं इस चीज़ पर। ये जो इन्होंने 2019 कुछ लोगों को लगा होगा बुरा कि हमारे हकूक छीने गए, अगर ये हो गया वो हो गया। अगर किसी माँ का, किसी बाप का बच्चा 2019 के बाद बच गया, पत्थर नहीं उठाया उसने, सियासत की बीट नहीं चढ़ गया, गलत सियासत की बीट नहीं चढ़ गया, सेपरेटर सियासत के बीट नहीं चढ़ गया, क्या ये अच्छा नहीं है? ये मैं हर एक से बोलता हूँ कि 2019 के बाद मेरे को बताओ, मेरे को कब नमाज से रोका गया? मेरे को बताओ, मेरे को कब अजान से रोका गया? हाँ, अब कुछ लोगों को अपना तंदूर गर्म करना है, उन्होंने बोलना है ये है वो है, दिस एंड दैट। आप देख लीजिए, जिस सरकार के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, आप सेंटर में भाजपा की बात कर रहे हैं। वही बोलता हूं जी। हालांकि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं कांग्रेसी घराने से हूं, बट जो अच्छा है उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो खराब है वो खराब है। मैं ये बोलता हूं, अगर 2019 के बाद कोई मरा ही नहीं या वो मौका नहीं मिला उन अनासिर को, मौका नहीं मिला, तो इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे सियासी लीडरों को आज के डेट में पीओके के बारे में सोचना चाहिए। मैं पीओके वालों को बोलना चाहता हूं कि उस अजाब से आज़ाद हो जाओ।